हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी क्लास बिलीव इन योरसेल्फ में। और दोस्तों, हम यहाँ पे एक इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि यूपी पेट स्पेशल क्लास है। दोस्तों, अभी हमारा पेट एग्ज़ाम की डेट आ गई है जो कि यूपी पीसीएस से पहले पड़ रहा है 20 अगस्त को। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बच रहा है, 1 महीना आप मान सकते हैं। ठीक है, इतना समय रह गया है, तो मैंने यहाँ पे एक रिवीजन क्लास स्टार्ट करी है अपने चैनल पे। और मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब एग्जाम्स को इतना कम समय बचे तो हमें फोकस करना चाहिए बार बार मॉक टेस्ट पे, रिवीजन पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे उनको कवर किया है, और हम हर क्वेश्चन को डिटेल में पूरा पढ़ के देखेंगे। ठीक है, और आज यहाँ का पार्ट 2 सेक्शन में टॉपिक है भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं एंड आइलैंड हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम अपने इस क्लास में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये भारत का फिजिकल डिवीज़न है और हम कोस्टल एरिया एंड आइलैंड्स को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, यानी एवरेज सी लेवल नापा जाता है। ठीक है, तो वो तट है दोस्तों, ऑप्शन ए मुंबई है, या बी कोच्चिन है, या सी चेन्नई है, या फिर डी विशाखापट्टनम है। दोस्तों, वो है सी चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। दोस्तों, प्रादेशिक जल क्षेत्र को कहते हैं टेरिटोरियल एरिया। ठीक है, टेरिटोरियल एरिया मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगी, क्योंकि इन्हें 3 तरह के एरियाज में बांटा जाता है। टेरिटोरियल को नहीं, 3 तरह के एरियाज होते हैं कोस्टल लाइन से लेकर के। ठीक है, तो मैं सबको एक एक करके आपको बताती हूँ। ये हमारा भारत है और ये श्रीलंका है। ये हमारी कोस्टल लास्ट बाउंड्री है। ठीक है, जो भारत की सीमा रेखा है। उसके बाद आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और अगर मेंस में आए तो पूरा अच्छे से इसी तरह ड्रॉ करके किया करिए। जो ये ए सेक्शन आपको दिख रहा है, जो मैंने तिरछी धारियाँ कर दी हैं दोस्तों, यही है आपका टेरिटोरियल एरिया यानी प्रादेशिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इस जो एरिया की जो ये नापा जाता है, ये कोस्टल एरिया यानी तट रेखा से लेकर के 12 नॉटिकल माइल, ओके, 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी एरिया होगा ये भारत का टेरिटोरियल एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे भारत को उस पूरे एरिया को यूज़ करने का पूरा अधिकार होता है, वो इस एरिया में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये है बी सेक्शन। एक और लाइन हमने बना दी। ठीक है, इसकी लाइन मैंने अपोजिट साइड से तिरछी कर दी है, जिससे आपको दिखता रहे। ये है 12 नॉटिकल माइल। ठीक है दोस्तों, ये जो बी सेक्शन है ये पूरा तट रेखा से लेकर के बी यानी 24 नॉटिकल माइल। ठीक है, बी सेक्शन है हमारा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र के इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों कॉन्टिग्युअस जोन। इसका जो लंबाई हो जाएगा दोस्तों, ये होगा 24 नॉटिकल माइल। समझ में आ रहा है आपको? इस क्षेत्र में दोस्तों, यहाँ पे भारत को सारे राजकोषीय अधिकार हैं, सीमा शुल्क वो ले सकता है, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अधिकार है। ठीक है, अप्रवासी कानून को वो लागू कर सकता है। यहाँ पे इतनी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब काफ़ी कुछ भारत को कर सकता है। उसके बाद एक लाइन दोस्तों मैं यहाँ से बना रही हूँ, ये देखिए, ऊपर नहीं खींच सकते, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो आप अब एक एरिया देखने जा रहे हैं, इसे आप सी एरिया मान सकते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, 3 तरह के एरिया में कोई भी कोस्ट लाइन बटी होती है दोस्तों। ये जो एरिया है आपका बी से लेकर के सी तक का, ये कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोस्तों वो समुद्री तट आते हैं जो भारत की तट रेखा से ले करके 200 नॉटिकल माइल, इंक चेंज कर लेती हूँ तो सही से दिखेगा दोस्तों। ये पूरा आप भारत की तट रेखा से यहाँ तक मान लीजिए, जहाँ तक भी 200 नॉटिकल माइल चलेगा
वहाँ तक पूरा EEZ होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होता है। यहाँ पे दोस्तों भारत को जो मिनरल्स हैं, जो भी समुद्र के मिनरल होते हैं, उन पे अधिकार होता है, जल शक्ति का अधिकार है, वो वहाँ पे रिसर्च कर सकता है, ठीक है। इस तरह से इन सारे जोन्स को बांटा गया है। फिलहाल हमसे यहाँ पे टेरिटोरियल एरिया पूछा गया था, तो जो कि है हमारा 12 नॉटिकल माइल तक होता है तट रेखा से। ये देखिए, तट से 12 समुद्री मील तक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ए ऑप्शन है 3500, बी है 800 किलोमीटर, सी है 6000 किलोमीटर और डी है 7500 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो तट रेखा की लंबाई है, अगर आप भारत के पूरे तट से जुड़े हुए, मतलब यहाँ से वेस्ट कोस्ट से लेकर के ईस्ट कोस्ट को पूरा आप मेज़र करेंगे, और साथ ही अंडमान निकोबार, ठीक है, इसके ईस्ट कोस्ट पे, और लक्षद्वीप वेस्ट कोस्ट पे, इन सबको आप सारी बाउंड्रीज़ को मेज़र करेंगे तो ये बाउंड्रीज़ करीब होती है 7516.6 किलोमीटर, जो कि हमारे ऑप्शन डी में हमें सही दिख रहा है, 7500 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो दोस्तों समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, आपको बताती हूँ। अगर आप सिर्फ भारत के तट की बात करें, भारतीय तट मतलब इसके आइलैंड को ना जोड़ें, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो शुरू होगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। देखिए, कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी नंबर हो, कम से कम 4 या 5 नंबरिंग तक आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए ऑप्शन में गुजरात ही हटा दिया, तो आपको ही पता होना चाहिए कि गुजरात के बाद नेक्स्ट कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारा हो गया आइलैंड के बिना। और यदि अंडमान निकोबार ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, क्योंकि सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार की है, उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब आते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे ऑप्शन सी सही करना है, गुजरात, क्योंकि अंडमान आंसर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों सबसे बढ़िया, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं आते हैं तो आप एक मैप जल्दी से बना सकते हैं और अपने हाथों पे ही गिन सकते हैं कि कितने राज्य लगे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आपके लिए जल्दी से बना दिया है, ये हमारी भारत की तट रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे कितने राज्य लग रहे हैं, देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और ये सारे मिलके कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं, ठीक है। तो तट रेखा से 9 राज्य लगे हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमरिन के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों ये देखिए, अगला क्वेश्चन भी पूरा मैप पे बेस्ड है, और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप फटाफट उसका मैप बना लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने मैप ड्रॉ कर लिया है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा तट कृष्णा डेल्टा से लेकर के कैप कमोरिन तक फैला हुआ है और उसका नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो कृष्णा डेल्टा है वो हमारे पूर्वी तट पे बनता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से लेकर के और पॉइंट केप कैमोरिन है, ठीक है, केप कैमोरिन यहाँ तमिलनाडु तक है। इस जो तट को दोस्तों बोलते हैं, इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। एक रफली तो कोरोमंडल तट पूरे पूर्वी तट को बोल देते हैं, लेकिन दोस्तों जो रियल में कोरोमंडल तट है ये कृष्णा डेल्टा से लेकर के केप कैमोरिन तक है, ठीक है। और आपका ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा, लेकिन आप ये ऑप्शन भी देख लीजिए, जो उत्तरी सरकार बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी सरकार कहा जाता है उड़ीसा में जो उत्कल तट है, उड़ीसा का उत्कल तट से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक, ठीक है। ये नॉर्थ में जो तट बनेगा उड़ीसा से कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश तक का, दोस्तों ये होता है उत्तरी सरकार, इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ठीक है। और कोंकण तट तो या ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के
गोवा तक पूरा, ये पूरा कोंकण तट है, ठीक है। मालाबार तट दोस्तों केरल का तट है, मालाबार तट, ठीक है। तो हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। और एक ही क्वेश्चन में देखिए हम करीब 5-6 चीज़ें देख लेते हैं और यहाँ से हमें कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे उत्तरी सरकार तट पूछा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक है या किस नदी के डेल्टा तक है, ठीक है। रियल में कोरोमंडल तट कौन सा पड़ेगा, मालाबार कहाँ से कहाँ तक किस मतलब सीमा रेखा तक है, और कोरोमंडल किस सीमा रेखा तक है, किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो दोस्तों जो पूर्वी हमारा तट है उसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कैमरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो मिजोरम बिल्कुल भी नहीं, कश्मीर तो बिल्कुल नहीं, कन्याकुमारी सी आंसर सही है। कन्याकुमारी को केप कैमरिन भी कहते हैं और ये भारत का एंड पॉइंट भी है, ठीक है। और सबसे लास्ट एंड पॉइंट जो है दोस्तों कन्याकुमारी को भी कहा जाता है। और अगर वहाँ पे ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट का, तो इंदिरा पॉइंट भी सही होगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर या फिर सैडल पीक, ये कौन से अंडमान निकोबार पे स्थित है? वृहत यानी ग्रेट निकोबार पे, या मिड निकोबार पे, या लघु अंडमान में, या नॉर्थ अंडमान में, कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो कि सैडल पीक है। अंडमान निकोबार क्या है? ए बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, या बी बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, या अरब सागर में द्वीप समूह है, या हिंद महासागर में 2 द्वीप समूह हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ये तो हमको सोचना ही नहीं है ना। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं। और दोस्तों यहाँ पे 2 द्वीप समूह बोला है तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अंडमान निकोबार है यहाँ पे दोस्तों टोटल आइलैंड है 572, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 38 टाप आइलैंड्स पे लोग बसे हुए हैं, ठीक है, लोग बसे हुए हैं, बाकी सारे निर्जन हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसे दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप से, या फिर अंडमान को म्यांमार द्वीप से, या भारत और श्रीलंका को, या लक्षद्वीप को म्यांमार से, सॉरी मालदीव से। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री करता है दोस्तों मिनिकॉय और मालदीव है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग है, यानी कि 10 डिग्री चैनल है? किसे अलग करता है दोस्तों? अंडमान और निकोबार को अलग करता है, निकोबार और सुमात्रा को नहीं अलग करता है। दोस्तों निकोबार और सुमात्रा के बीच में है ग्रेट चैनल, ओके, ग्रेट चैनल। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है, या भूमध्य सागर में है, या अरब सागर में है, या फिर चीन सागर में है? तो दोस्तों बैरन आइलैंड है बंगाल की खाड़ी में, और ये अंडमान निकोबार का एक अंडमान निकोबार के दोस्तों उत्तर में यानी नॉर्थ में बैरन आइलैंड है, ठीक है, बैरन आइलैंड है। और ये एक वॉल्केनो है, और वो भी एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो है। और फिर बैरन के साउथ में दोस्तों अंडमान निकोबार के ये दोनों आइलैंड अंडमान निकोबार से ईस्ट में है, पर बैरन के साउथ में है नारकोंडम। नारकोंडम भी एक वॉल्केनिक आइलैंड है, लेकिन दोस्तों ये इनएक्टिव है,
इनएक्टिव क्या है दोस्तों? ये पूरा सुषुप्त है और कई सालों से, मतलब बहुत साल हो गए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्टिव नहीं देखी गई है, ठीक है। पर बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी में है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि वेस्ट कोस्ट है और इसका उत्तरी भाग पूछा है। ओके दोस्तों, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग का ऐसे डिसाइड होता है, जैसे ये जो हमारा ये पश्चिमी घाट चले आ रहे हैं, ठीक है, ये गोवा है और ये दोस्तों 16 डिग्री पे गोवा नॉर्थ सह्याद्री, मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में पढ़ाया है, आप जाके पार्ट 1 देखिए। तो ये है उत्तरी सह्याद्री, ठीक है, और गोवा से नॉर्थ में है दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो गोवा के उत्तर में जो तट कहलाते हैं ताप्ती के मुहाने तक, ये कहलाते हैं दोस्तों कोंकण तट, ठीक है। और गोवा से लेकर पूरे केरला तक, लास्ट केरल तक कहलाते हैं मालाबार तट, ठीक है। और अगर आप पूर्वी तटों की बात करें दोस्तों, तो कृष्णा डेल्टा से उत्तर में क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। और कृष्णा डेल्टा से दक्षिण में केप कैमरिन या फिर कन्याकुमारी तक कहलाता है दोस्तों ये कोरोमंडल तट, ठीक है। यानी तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। हमसे यहाँ पे लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा है? उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जानते हैं वो भी पश्चिमी घाट के, तो आंसर हो जाएगा सी कोंकण तट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ए है बैरन आइलैंड, बी है कार निकोबार, सी है लिटिल निकोबार, डी है उत्तरी अंडमान। तो दोस्तों ये जो बैरन आइलैंड है, भी हमने पीछे भी अपने क्वेश्चन में देखा था, ऑप्शन ए बैरन आइलैंड सही हो जाएगा। और इसका जो उद्भव हुआ यानी ये बना, ये ज्वालामुखी विस्फोट से बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए है एलिफेंटा, बी है निकोबार, डी है साल्सेट और सी है रामेश्वरम। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी रामेश्वरम सही हो जाएगा। एलिफेंटा तो मुंबई तट पे स्थित है, ठीक है। और निकोबार तो पूरा आइलैंड है ना, ये भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं पड़ता है, ना ही जोड़ता है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। और साल्सेट द्वीप जो दोस्तों यहाँ पे साल्सेट लिखा है, ये है भारत का जो मुंबई है ना, मुंबई, ये पूरा मुंबई 5 साल्सेट द्वीपों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। आपको बहुत ताज्जुब होगा, ये जो हमारा मुंबई शहर बसा हुआ है ये भी एक आइलैंड पे बसा है और ये साल्सेट द्वीप कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी रामेश्वरम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर। ये देखिए दोस्तों, नीचे सवाल आ ही गया उस तरह का। ए है पणजी, बी है पोर्ट ब्लेयर, सी है रामेश्वरम, डी है मुंबई। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर ऑप्शन डी यहाँ सही है, मुंबई भारत के एक आइलैंड पे बसा हुआ सबसे बड़ा नगर है। पणजी गोवा कोई आइलैंड नहीं है, रामेश्वरम भी कोई आइलैंड नहीं है, ना ही पोर्ट ब्लेयर आइलैंड है, और वो भी ये पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल का नाम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। ए है माजुली द्वीप, बी है अंडमान, सी है लक्षद्वीप और डी है साल्सेट। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साल्सेट, और इस पे मुंबई बसा है। और आप सभी जानते हैं कि मुंबई की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है किसी भी आइलैंड के मामले में। माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी में फ्रेश वाटर का आइलैंड है, ठीक है, एक द्वीप है ये। दोस्तों विश्व का नहीं, एशिया का है, ठीक है। लक्षद्वीप पे भी आबादी बहुत कम है, अंडमान की केवल 38 जो आइलैंड्स हैं सिर्फ उन पे मानव का विकास है, ठीक है, बाकी सारे निर्जन हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। यानी कोरी की एक दोस्तों ये टर्म है, नाम है एक जगह का। ए है कच्छ की खाड़ी, बी है कच्छ के लिटिल रन, सी है खंभात की खाड़ी, डी है कच्छ के रन। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
कक्ष के रन में, क्योंकि ये जो कक्ष का रन क्षेत्र है दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दलदलीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें हमेशा विवाद रहता है कि ये किसका है। तो ये आधा आधा पड़ता है, पाकिस्तान का भी पार्ट है और ये भारत का भी पार्ट है। इसे कोरी क्रीक निवेशिका कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, यानी कि कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, और उसके बाद चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि चौथे नंबर में क्षेत्रफल के क्रम में कौन सा प्रदेश है। और अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस तरह से क्रम आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, और ये 3 राज्य हैं। यहाँ पे पूछने का अर्थ वही है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लगाइए। तो ए ऑप्शन राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। उत्तर प्रदेश तो 4th पे आता है और राजस्थान आता है 1st नंबर पे, है ना दोस्तों। आंध्र प्रदेश पहले 4थे नंबर पे था, लेकिन जब इससे तेलंगाना अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ये तो है ही नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। देखिए, जब एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, मैप आपके दिमाग में होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा और पेपर 100% अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों पेपर खाली पढ़ने पे डिपेंड नहीं करता है कि वो क्रैक हो जाए, एग्जाम में कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा राज्य सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, और आप इसको एटलिस्ट में देख के सॉल्व करिएगा। मैं यहाँ पे आंसर बता देती हूँ फिर भी। दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आपके इस तरह के क्वेश्चन तभी सही हो पाएंगे जब मैप आपके दिमाग में एकदम फिट हो कि हमारी कौन सी बाउंड्री कहाँ तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। मैं इसको आपको मैप बना के दिखा देती हूँ। तेलंगाना राज्य की सीमा कौन दिखाएगा। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे साइड में ही अलग कर लिया करो। ये है गोवा, है ना, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ठीक है, फिर आता है आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना कहाँ से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और ये है आपका सॉरी, गोवा के बाद कर्नाटक, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाएगा। एक मिनट में फिर से बनाती हूँ। देखिए दोस्तों, तेलंगाना की लोकेशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे बीच में। और कितने राज्यों से ये घिरा हुआ है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे झारखंड दिया है, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे सही दिख रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तेलंगाना कितने राज्यों से जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, इंक चेंज करके दिखाती हूँ कितने राज्यों से दिख रहा है ये जुड़ा हुआ। देखिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, यानी 1 2 3 4 5 राज्यों से है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उड़ीसा का नाम नहीं दिया है, पर ऑप्शन में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैप को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, तभी सवाल सही होंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दमनदीव है या पुडुचेरी है या दिल्ली है या चंडीगढ़ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप संघ राज्य यानी हमारी यूटी इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 9 यूटी हो गई हैं। ठीक है, और इनका जो दोस्तों इनका जो क्रम है आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि अब चेंज हो गया है। जम्मू कश्मीर, दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पूरे
आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जम्मू कश्मीर का, फिर लद्दाख, फिर अंडमान निकोबार और उसके बाद दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में, तो ध्यान रखिएगा। दिल्ली, दादर नागर, फिर पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव और लक्षद्वीप। देखिए सबसे बड़ा एक तो याद कर लीजिए, ये 2 सीक्वेंस जम्मू कश्मीर लद्दाख आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार क्योंकि 575 आइलैंड हैं। फिर अगर आप लैंड में बात करें तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख के बाद दिल्ली ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली होगा इसका आंसर। दोस्तों एक पुडुचेरी जो है, आपको बता दूं, पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, मतलब इसके 3 तरफ दोस्तों इसके क्षेत्र हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये है यनम, यनम भी जो है पुडुचेरी का पार्ट है ना। उसके बाद ये है आपका तमिलनाडु। यहाँ पे दोस्तों पुडुचेरी जो कि कैपिटल है, और ये है करईकनाल। 3 स्टेट में फैले हैं, लेकिन हैं ये 4 पॉइंट्स। ठीक है, तमिलनाडु में मेन पुडुचेरी कैपिटल भी है, और ये है कराईकल। उसके बाद एक है केरल में माहे। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस राज्यों में फैला हुआ है पुडुचेरी के पार्ट, तो आपको ये मैप आसानी रखेगा याद दिलाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आ गया, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित होता है किन किन राष्ट्रों में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो गलत है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये भी गलत है, कर्नाटक है ही नहीं। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश आधिपत्य में था ये, या फिर सेकंड है दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, और तीसरा है इसकी राजधानी दमन है। अब इसमें से कौन से सही है पता लगाइए। तो दोस्तों देखिए ये है मैप। ठीक है, ये है गुजरात का हिस्सा। ठीक है, ये आपको गुजरात का हिस्सा है, ये भी गुजरात है। ये सीमा जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, तो दोस्तों और ये है हमारी बीच में खंबात की खाड़ी। ठीक है, और जो गुजरात में पॉइंट यहाँ पे है, ये दोस्तों है दीव, और ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे है, ये है दमन। ठीक है, और इन दोनों को कौन अलग कर रहा है? खंबात की खाड़ी अलग कर रही है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन सही है, दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। ठीक है, दूसरा है इसकी राजधानी दमन है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला आंसर गलत है दोस्तों, क्योंकि इससे स्वतंत्रता ब्रिटिश से नहीं पुर्तगालियों से मिली थी। ठीक है, और वो भी कब मिली थी? इसको स्वतंत्रता मिली थी 1961 में। और ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा आधिपत्य था। जैसे पुडुचेरी में फ्रांसीसी शासन था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने इस टॉपिक से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। जो भी पार्ट छूटेगा मैं एक मिसलेनियस क्लास ले लूँगी सबसे लास्ट में, जहाँ पे जो भी छूट रहे होंगे उन्हें ऐड कर लेंगे एक साथ। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहिए। एंड टेक केयर, बाय।